हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल नॉलेज हब में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सारी चीजें हमने हमारे 03 लेक्चर में देखी थी। खाली हमारा उस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया था, जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज है वो 8 या 9 है। वही 8-9 प्रॉपर्टीज को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा और यहां लिखता जाऊंगा। सही है, आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज या कई बार इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। प्रॉपर्टीज या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए भाई, सबसे पहला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from a positive charge and ends to a negative charge for a single charge it either starts from infinity or ends to infinity. It either starts from infinity or ends to infinity. देखो बच्चों, क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू अ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है ना। चालू कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू अ नेगेटिव चार्ज। आइए मैं बनाता हूं, देखो ये यहां पर ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और यहां एक ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज पे, एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, एंड होता है नेगेटिव पे। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे एंड हुआ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यहां से शुरू हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां जाके टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, बाद में क्या लिखा है? फॉर अ सिंगल चार्ज इट आइदर स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी और एंड्स टू इंफिनिटी। हमने 03 लेक्चर में यानी इसके आगे के लेक्चर में देखा था कि सिंगल चार्ज अगर आपके पास पॉजिटिव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, और हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड होती है। ये हमने 03 लेक्चर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो 03 लेक्चर आप दे के आइए, है ना। ऊपर टाइप करिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 03 नॉलेज हब बाय विश्वेश दवे, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। या हमारी प्लेलिस्ट में भी वो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वो देख के आइए तो ही ये पता चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर क्या होगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी, ये नेगेटिव वाले चार्ज की जो फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कुछ ऐसे। कुछ ऐसे होगी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में
कहां से शुरू होगी, तो क्या भाई इनफाइनाइट से शुरू हो रहा होगा, और एंड कहां हो रहा है, एंड कहां हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रहा है। सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो उसकी भी फील्ड लाइन कुछ ऐसे ही होगी, बस खाली वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी। सही है। सिंस पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। सही। और कहां तक एंड होगी, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट से शुरू हो रही थी, ये इनफाइनाइट पर एंड होगी। इसीलिए यहां लिखा है कि फॉर अ सिंगल चार्ज, यानी अकेले चार्ज के लिए फील्ड लाइंस आइदर स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी और एंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स टू अ नेगेटिव चार्ज, and from single charges it either starts from infinity or ends to infinity। क्लियर है, पक्का, क्लियर, ओके। चलो भाई सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। द टेंजेंट drawn at any point on the field line, the tangent drawn at any point on the field lines gives direction of electric field, gives direction of electric field at that point, gives direction of electric field at that point। क्या बता रहा है भाई, the tangent drawn at any point on the field lines gives direction of electric field at that point। अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर आप किसी की पॉइंट के ऊपर जो कि फील्ड लाइंस में प्रेजेंट है, अगर आप उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको फील्ड लाइन का डायरेक्शन मिल जाएगा। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है। अगर आप किसी की पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट बनाओगे तो आपको उस पॉइंट के ऊपर फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। मान लो कि यहां कोई आपके पास पॉइंट है, यहां कोई आपके पास ऐसा पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट को यहां ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट को यहां ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कहां पॉइंट करी, ये डायरेक्शन में पॉइंट करी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट के ऊपर यही डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। क्लियर है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है, पक्का, ठीक है। चलिए भाई थर्ड पॉइंट लिखते हैं। two field lines never intersect each other, two field lines never intersects each other, है ना, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है, क्लियर है। क्यों नहीं करेगी, आइए वो देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उल्टा मान लेते हैं, एक्चुअल में करता नहीं, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो भाई दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे क्या चीज दिक्कत आएगी ये हम देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये एक फील्ड लाइन है, इसको 1 बोल देते हैं, सही, और यहां एक दूसरा फील्ड लाइन है, इसको 2 बोल देते हैं, है ना। दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गए, मान। अच्छा, ये इनका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सही, ये क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। अच्छा, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे 1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, फर्स्ट लाइन के ऊपर। तो भाई हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि अगर कोई भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है
तो उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट गिराइए। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा गिवन पॉइंट के ऊपर। सही है। अच्छा, तो यहां पर टेंजेंट कुछ ऐसे गिरेगा भी। सही है। फर्स्ट के ऊपर कुछ टेंजेंट ऐसे गिरेगा। क्लियर है। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, अगेन मैं यही प्रोसेस कर रहा हूं, बट अब मुझे फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है सेकेंड लाइन के ऊपर। यानी अगर इस पॉइंट की बात करूं तो कुछ टेंजेंट ऐसे आएगी ये डायरेक्शन में, है ना, ये कर्व है, ऐसा है, स्पेसिफिक बनाते हैं, ऐसा है, ऐसा। देखो, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे मान लेते हैं पहला पॉइंट, इसे मान लेते हैं दूसरा पॉइंट। अगर पहले के ऊपर डायरेक्शन बनाऊंगा तो कुछ ऐसे आएगा। सही। क्लियर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है सेकेंड लाइन के ऊपर। तो कुछ आपका टेंजेंट इस प्रकार बनेगा सेकेंड लाइन के ऊपर, ऐसे, है ना, ऐसे बनेगा टेंजेंट, कुछ ऐसे बनेगा। सही। क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखो, ये एक ही पॉइंट के लिए आपके पास दो टेंजेंट बन रहा है, यानी एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन आ रहा है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, है ना। किसी एक पॉइंट का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, है ना। एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। सही है। जैसे कि भाई कोई हम में से किसी लड़की के साथ घूमने गया, है ना, सर नहीं गए, सर यही है, आप गए, सर शादीशुदा है ना, लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, आप में से किसी कोई, आप में से कोई, है ना, किसी लड़की के साथ घूमने में, मान लेते हैं कि शीला, शीला के साथ घूमने में, है ना, आप शीला को लेके घूमने में, और आपकी दो तीन और भी ऐसे चक्कर है आपके, है ना। ठीक है। तो शीला के साथ जब आप होंगे, सही है, तब रमीला के साथ आप नहीं हो पाओगे। रमीला आपकी दूसरी फ्रेंड है। सही है। जब आप शीला के पास होंगे तब आप शीला के पास ही होंगे। उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप किसी और के साथ नहीं हो सकते, यानी उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप रमीला के पास नहीं हो सकते। ठीक वही कहानी यहां है। ये पॉइंट की कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन उसका पॉसिबल नहीं है। गॉट इट। क्लियर है। इसलिए एक पॉइंट की, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की दो डायरेक्शन आने की वजह से दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर है। देखो, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ध्यान से देखना, इफ दे डू सो, if they do so, then there will be two directions of the point of intersection which is practically not possible, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक पॉइंट का दो डायरेक्शन कभी भी नहीं होता। क्लियर है। क्लियर है। चलिए, पहला पॉइंट क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होता है नेगेटिव चार्ज से। सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इनफाइनाइट से स्टार्ट करेगी या तो इनफाइनाइट पर एंड करेगी। क्लियर। सेकंड, अगर आप फील्ड लाइन के ऊपर किसी की पॉइंट के ऊपर, फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट गिराते हो तो वो टेंजेंट वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सही। थर्ड पॉइंट, दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करती है?
क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, है ना, उसका दो डायरेक्शन आएगा, क्योंकि दो टेंजेंट वहां पर पॉसिबल है। सही है? एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसी कारण दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर है? पक्का? आगे चले? ओके, चलो भाई, फोर्थ पॉइंट, फॉर टू लाइक चार्जेस, for two like charges, field lines exerts radial pressure. Field lines exerts radial pressure to represent repulsive force. To represent repulsive force. यानी क्या बता रहा है? अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस है, तो उनकी वजह से जो फील्ड लाइंस बनेगी वो दोनों चार्जेस के ऊपर प्रेशर लगाएगी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये वाली फील्ड लाइंस इसको दूर हटाना चाहेगी, चाहेगी कि नहीं चाहेगी, है ना, रिपल्सिव होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। सही है, इसीलिए ये वाला चार्ज इसको दूर हटाना चाहेगा, मतलब इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो इसको रिपेल करेगी। सिमिलरली इसका जो फील्ड लाइंस होगा वो इस चार्ज को रिपेल करेगा। यानी जब भी आपके पास दो लाइक चार्जेस होंगे तब दोनों की जो फील्ड लाइंस होगी वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएगी एक दूसरे को दूर करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? यानी फॉर टू लाइक चार्जेस फील्ड लाइंस एक्सर्ट रेडियल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जरा ध्यान से देखो, यहां की फील्ड जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, सही है, यहां की जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसे आएगी। है ना, ये प्रेशर लगा रहा है। सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी आएगी। सही, एक दूसरे पर क्या लगा रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है। सही है? क्लियर? क्लियर है? पक्का? जब भी आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कुछ इस प्रकार दोनों चार्जेस एक दूसरे के पर प्रेशर लगाएंगे। क्लियर है? थोड़ा सा अच्छा ये चार्ज बना, कुछ इस प्रकार, है ना? क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? यानी फॉर टू लाइक चार्जेस फील्ड लाइंस एक्सर्ट रेडियल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इसके सिमिलर ही है, फॉर टू अनलाइक चार्जेस, फॉर टू अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फॉर टू अनलाइक चार्जेस फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस contracts lengthwise, contracts lengthwise, contracts lengthwise to represent, to represent attractive force, to represent attractive, to represent attractive force। सही है, लाइक चार्जेस के लिए
रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसीलिए दोनों चार्जेस रेडियल प्रेशर लगाएंगे। अनलाइक चार्जेस के लिए जो फील्ड लाइन होगी वो लेंथ वाइज कम होती जाएगी। भाई कम क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों चार्जेस अनलाइक है, यानी एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। पास आएंगे तो जो फील्ड लाइंस होगी वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी लेंथ में फील्ड लाइंस डिक्रीज होगा। क्लियर है? क्लियर है? एक बार ये 5 पॉइंट देख लीजिए, बाद में मैं इसको रब करके दूसरे पॉइंट्स लिखता हूं। चलिए फटाफट पॉज करिए और एक बार रीड कर लीजिए। क्लियर? कर दूं रब? ठीक है, चलो। सिक्स पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are always perpendicular to electric field lines are always perpendicular to the surface of are always perpendicular to the surface of charged conductor are always perpendicular to the surface of charged conductor। एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो किसी भी चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी ऐसे। मान लो कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, सही। तो यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी इसकी सरफेस से। जैसे कि यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर। सिमिलरली यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो पॉजिटिव ऊपर आएगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो ऊपर, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे ऐसे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे आएगा, यहां देखोगे तो ऐसे, यहां देखोगे तो भी ऐसे। समझ रहे हो? यानी सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर है, सही। कहीं पर भी देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के कैसे आएगी? परपेंडिकुलर आएगी। क्लियर है? पक्का? चले आगे। 7 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field is directly proportional to number of field lines per unit area, number of field lines per unit area। क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा यानी E वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। एन क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी कोई यूनिट एरिया के अंदर जितना फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा होगा, यानी जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। मान लो कि यहां पर आपके पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और दूसरे आपका वही एरिया है उसके अंदर आपके पास 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मतलब यहां पर फील्ड लाइंस का क्राउडिंग ज्यादा होगा। फील्ड लाइन का क्राउडिंग ज्यादा होगा तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। यहां पर खाली 4 ही फील्ड लाइन है और यहां एरिया उसके जितना ही है बट फील्ड लाइंस 10 है, यानी यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा क्राउडिंग देखने को मिलेगा। ज्यादा क्राउडिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो भी ज्यादा होगा।
क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। क्लियर? अच्छा, ये ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। और यहां पर मेरे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट कुछ यहां है, और एक पॉइंट कुछ यहां है, सी। सही। तो सबसे ज्यादा देखो ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउडिंग सबसे ज्यादा है, देखो। तो यहां पर ई पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सबसे ज्यादा है। बी पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट से थोड़ा कम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउडिंग, तो ए के मुकाबले बी का जो फील्ड आएगा वो कम आएगा। और आप सी पर देख पा रहे हो बहुत ही कम क्राउडिंग है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी सबसे लीस्ट होगा। बोलो, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। क्लियर? क्लियर? अच्छा, 8th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never forms a closed loop, never forms a closed loop because of its conservative nature, because of its conservative nature। क्या बता रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ इट्स कंजर्वेटिव नेचर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पर एंड हो जाता है। सही है? पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पर आया, फिर नेगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव पर आया, ऐसा नहीं होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में यही डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड आपको याद हो तो नॉर्थ पोल से शुरू होती थी, साउथ पोल पर एंड हो जाती थी, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से जाता था नॉर्थ, यानी वो एक क्लोज लूप बनाता था। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, चलो ठीक है, नेगेटिव पे जा रहा है, चलो वो भी ठीक है, बस नेगेटिव पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा, फिर नया फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। सही है? रिवर्स में नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अच्छा, इसके लिए भी आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। आपने क्लास 11th में टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखा था, उसमें कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता था। सही? कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? तो कि ऐसा फोर्स था जिसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही हमारा वर्क डन डिपेंड करता था। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करे, कौन सा पाथ सिलेक्ट किया है उस पर डिपेंड न करे, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते थे कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। नेचर में 3 फोर्स कंजर्वेटिव थे, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आपका स्प्रिंग फोर्स, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, यही फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स थे। मतलब इनका ही वर्क डन फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता था, कौन सा पाथ सिलेक्ट किया है उस पर डिपेंड नहीं होता था। सही? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिंस उसका नेचर कंजर्वेटिव है, सही है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अगर वो क्लोज लूप बना देगा, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्लोज लूप बना देता है, तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक हो जाएगा, जिसके कारण इसका जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, यानी उसका वर्क डन फाइनल इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अगर वो क्लोज लूप बनाएगा तो उसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वही उसका फाइनल पॉइंट बन जाएगा, जिसके कारण उसका वर्क डन है वो 0 आ जाएगा।
क्लियर है? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है। क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स कंजर्वेटिव नेचर। गॉट इट? क्लियर है ना? पक्का? चले आगे भाई, जवा दो, आगे जा दिए पाको? चलो आगे। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत गुजराती निकल जाता है। चलो, 9th पॉइंट, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व is continuous without any breaks. इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक्स। भाई क्या होगा अगर आपके पास कोई ऐसा रीजन है जहां कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो सोर्स चार्ज जो होगा उसकी फील्ड लाइंस जो बनी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब दूसरा कोई चार्ज है ही नहीं, तो जो हमारा सोर्स चार्ज होगा वो कोई भी टाइप का इंटरएक्टिव फोर्स नहीं शो करेगा। मतलब इसको किसी को सोर्स चार्ज को किसी और चार्ज को पास बुलाने की या दूर ले जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं, तो किसी पर सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा ही नहीं। सही है? हमारा सोर्स चार्ज किसी पर फोर्स लगाएगा ही। ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, सही है, वो कंटिन्यूअस बनेगी। मतलब कोई भी टाइप का डिस्टरबेंस नहीं आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सही है? जैसे कि देखो ध्यान से, मेरे पास मान लो कि ये सोर्स चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई। सही? अगर यहां आजू बाजू में कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो ये जो हमारा सोर्स चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज ही नहीं करेगा। अगर आजू बाजू में कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये सोर्स चार्ज अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूज ही नहीं कर पाएगा। क्यों करेगा यूज? ऐसा का ऐसा पड़े रहेगा। अगर कोई चार्ज होगा, मान लो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको रिपेल करने के लिए ये अपनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा। इसके कारण इसका जो कर्व होगा वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। कब? जब आजू बाजू में कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तब। सही? उसके ऊपर इंटरैक्शन शो करने के लिए अपनी जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको वो यूज करेगा। सही? जब आजू बाजू में कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तब। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा का ऐसा उसको रखेगा। कोई भी टाइप का इंटरैक्शन उसको शो नहीं करना है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी वो यूज नहीं करेगा, जैसा है वैसा रहने देगा। इसीलिए क्या लिखा है, ध्यान से देखो, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व इज कंटिन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व कांस्टेंट रहता है विदाउट एनी ब्रेक्स। क्लियर है? विदाउट एनी ब्रेक्स। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। ये टोटल 9 प्रॉपर्टीज है। ये 9 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ठीक है? 2 एमसीक्यू यहां से याद रखने हैं। एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है। सही? दूसरा एमसीक्यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर है वो कंजर्वेटिव नेचर, यानी उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पॉइंट पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, आप पूरा पॉज करके देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। सही है? ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डाइपोल आएगा। हम देखेंगे कि डाइपोल क्या होता है। सही है? और डाइपोल देखने के बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कितनी होती है। वहां हम 2 केस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल
on axial point and electric field due to dipole on equatorial point. क्लियर है? पक्का? वो भी एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर? अच्छा, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हम आपसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन अ वेरी गुड बाय. बाय.